नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं हिंदी विषय के साथ कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 के अध्याय 3 को लेकर, जिसका शीर्षक है आंखों देखा गदर, और इसके लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। आज हम इस पाठ में उस विषय वस्तु को पढ़ने वाले हैं जिसे इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। कुछ लोग इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा माना है, कुछ लोगों ने इसे केवल सैनिक विद्रोह माना है। लेकिन 1857 का वह विद्रोह, चाहे वह सैनिक विद्रोह हो या छिटपुट विद्रोह हो, लेकिन वह पहला बिगुल था अंग्रेज़ों के खिलाफ, इसे मानने में कोई कोताही नहीं है। उसी का आंखों देखा, यानी कि उसको जिन्होंने अपने आंखों से देखा, उस पूरे मंजर को, खासकर उस क्षेत्र में, झांसी के क्षेत्र में, जहां झांसी की रानी इसका पूरा नेतृत्व कर रही थी, वहां जो इसके लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर, उन्होंने अपने आंखों से पूरा देखा था उस मंजर को, और उसी मंजर को अपनी भाषा में उन्होंने यहाँ लिखा है और उसे हमारे पाठ में संकलित किया गया है। तो आइए हर बार की भांति हम इस बार पहले रचनाकार के बारे में एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात फिर हम चलेंगे पाठ की ओर। इसके लेखक का नाम विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर है। इनका जन्म 1828 को हुआ था। यदि जिनके जन्म स्थान की बात करें तो यह महाराष्ट्र के थे। ग्राम वरसई इनके गांव का नाम है, जो रायगढ़ महाराष्ट्र में है। इनके पिताजी पंडित बालकृष्ण भट्ट थे। यदि इनकी शिक्षा की बात करें तो स्वाध्याय ही के द्वारा इन्होंने अपनी शिक्षा पाई और परंपरागत रूप में संस्कृत और मराठी का अध्ययन इन्होंने किया। और यदि इनके जीवन यापन की बात करें कि किस काम को करते हुए इनका जीवन यापन हुआ पूरा, तो वृत्ति की बात करें तो पुरोहिती यानी पूजा पाठ करवाना और कर्मकांड एवं कृषि, यह इनके मुख्य इनका पेशा था। इसी काम को करते हुए उन्होंने अपनी जीवन यापन किया पूरा। और यदि इनके द्वारा रचित एक कृति की बात करें तो एकमात्र कृति है माझा प्रवास। यह मराठी में लिखित है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है मेरा प्रवास, और यह पुस्तक मूल मराठी में है, मराठी में लिखित है। यदि इनके व्यक्तित्व की बात करें तो विद्वान थे, चूँकि स्वाध्याय किया था इन्होंने, तेजस्वी थे, बड़े लंबे चौड़े थे, भव्य और गौर। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के गदर का आंखों देखा विस्तृत विवरण प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करने वाले भारतीय पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर कोई पेशेवर लेखक नहीं थे। वे आजीविका से कर्मकांडी और पुरोहित थे। थोड़ी बहुत खेती भी थी, किंतु अपर्याप्त, यानी बहुत अधिक नहीं था। परिवार को ऋणमुक्त करने के लिए तथा उसके समुचित निर्वाह के लिए कुछ धन प्राप्त करने के प्रयोजन से वे उत्तर भारत की ओर आए थे, किंतु सन 1857 के गदर में फंस गए। उन्हें मथुरा जाना था, जहां ग्वालियर की राजमाता वायजाबाई शिंदे सर्वतोमुखी यज्ञ करवाने जा रही थी। यज्ञ में पौरोहित्य के द्वारा दान में कुछ आय हो जाने की प्रत्याशा उन्हें थी। यानी 1857 का जो पूरा संग्राम हुआ था, उसका बिल्कुल विशद वर्णन और आंखों देखा वर्णन करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे वरसईकर साहब। मराठी के थे, मराठी भाषा उनकी थी, मूल भाषा मराठी थी। और एक पुस्तक माझा प्रवास जो उन्होंने लिखी है, एकमात्र पुस्तक। चूँकि पारंपरिक शिक्षा उन्होंने नहीं पाई थी, अतः स्वाध्याय के बल पर ही संस्कृत का पूरा उन्होंने अध्ययन किया था। विद्वान थे, तेजस्वी थे। ऐसी स्थिति में लेकिन चूँकि उनकी आजीविका जो चलने का मुख्य साधन था वह पुरोहिती और कर्मकांड था, और ऐसी स्थिति बची नहीं थी कि केवल पुरोहिती से और कर्मकांड से
उनका पूरा जीवन यापन चल जाए और उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। ऐसी स्थिति में वह अपनी आजीविका के लिए और अपने लोगों को सुखपूर्वक रखने के लिए, खुशपूर्वक रखने के लिए वह अधिक पैसे कमाने की इच्छा से उत्तर भारत की ओर आए थे, यानी कि ग्वालियर या मध्य प्रदेश की ओर आना चाह रहे थे। ऐसी स्थिति में वह वही समय था जिस समय भारत में 1857 की क्रांति का बिगुल बजने वाला था, लेकिन यह अनजान थे। और वहाँ अभी हमने पढ़ा कि एक यज्ञ होने वाला था। उस यज्ञ में इस सोच के साथ कि शायद कुछ पुरोहित के तौर पर मैं वहाँ जाऊँगा तो कुछ पैसे उपार्जन हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में उस आर्थिक लाभ के आशा के साथ वह उत्तर भारत की ओर आए थे, ग्वालियर मध्य प्रदेश की ओर आए थे। तो आइए देखते हैं उनके साथ क्या होता है। मार्च 57 में बैलगाड़ी से ये पुणे पहुँचे और वहाँ से इंदौर, अहमदनगर, धूलिया, सतपुड़ा होते हुए मध्य प्रदेश में महू पहुँचे, जहाँ उन्हें सिपाहियों से क्रांति की खबरें पहली बार मिली। कई जगहों से गुजरे, जैसा कि जिक्र है इंदौर, अहमदनगर, धूलिया, सतपुड़ा, ये सब, और यहाँ से होते हुए वे जा रहे थे और उन्हें खबर मिल रही थी सिपाहियों के द्वारा कि यहाँ क्रांति हो रही है, यानी झगड़े शुरू हो चुके हैं। सिपाहियों के मना करने पर भी वे आगे बढ़ते हुए उज्जैन, धारा होते हुए ग्वालियर पहुँचे। यानी जब सिपाहियों ने उनको खबर दी कि यहाँ क्रांति हो रही है, पूरे झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में लोगों ने इन्हें मना किया। ब्राह्मण थे तो इन्हें मना किया गया कि आप उधर मत जाएं, लेकिन फिर भी यह माने नहीं और ग्वालियर की ओर ये चल दिए। इस बीच उन्होंने गदर की घटनाओं को नज़दीक से प्रत्यक्ष देखा तथा सुना। वे झांसी आकर फंस गए। वहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रत्यक्ष संपर्क में आए और उनका आश्रय और विश्वास प्राप्त कर काफ़ी दिनों तक उनके साथ किले में भी रहे। यानी जब वह झांसी आए तो झांसी के बाद आगे बढ़ने का उन्हें मौका नहीं मिला और झांसी आने के पश्चात वहाँ वो फंस गए। फिर झांसी की रानी से जब इनकी मुलाकात होती है, तेजस्वी थे, विद्वान थे, तो वहाँ रानी से प्रश्रय पाकर वहीं झांसी में रहे, उनके किले में ही रहे और प्रत्यक्षतः नज़दीक से उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देखा। और फिर जब वह क्रांति होती है तो उस क्रांति में कैसे रानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता का परिचय देती हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी थी, एकदम आंखों देखा, और उसी का वर्णन किया है इन्होंने। किले में भी रहे, अनेक कष्ट सहकर उन्होंने उत्तर भारत के कई तीर्थों की यात्रा की और लगभग 2.5 साल बाद अपने गांव वरसई, जो इनका मूल गांव था, जहां इनका जन्म हुआ था, वरसई, वापस लौटे। अपने यजमान महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विद्वान श्री चिंतामणि विनायक वैद्य के आग्रह अनुरोध पर उन्होंने यात्रा का आंखों देखा भुगता सारा हाल अपनी उत्कृष्ट स्मृति के आधार पर लिखा, माझा प्रवास। यानी इनके एक यजमान थे महाराष्ट्र में, उस यजमान के आग्रह पर, चूँकि यह वो संभवतः पहले और आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर भारत में जाकर, या थे तो पश्चिम भारत के, लेकिन उत्तर भारत में जाकर उस स्थिति को जिया जो गदर उस समय मचा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में इनके जो एक शिष्य थे, यजमान थे, कहें विद्वान थे, उनके आग्रह पर उन्होंने ही कहा कि आपने जो जो देखा है वहाँ उस पूरे घटनाक्रम का आप उल्लेख करें, लिखें। और उन्हीं के आग्रह पर उन्होंने एक पुस्तक लिख दी जिसका पूरा नाम माझा प्रवास है, जो इनकी एकमात्र पुस्तक है। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और लेखक अमृतलाल नागर ने माझा प्रवास का प्रामाणिक भाषांतर 20वीं सदी के चौथे दशक में ही आंखों देखा गदर नाम से किया था। यानी लेखक अमृतलाल नागर ने इसका भाषांतर, अनुवाद किया था इसका हिंदी में, आंखों देखा गदर, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो माझा प्रवास का हिंदी में रूपांतरित किया गया अमृतलाल नागर के द्वारा, जिसका नाम रखा गया आंखों देखा गदर। यह पाठ उसी भाषांतरित रूप से संकलित, संपादित कर यहाँ प्रस्तुत किया गया है।
पाठ में पंडित विष्णुभट्ट गोडसे वरसईकर के झांसी प्रवास और रानी लक्ष्मीबाई के जुड़े संस्मरण अविकल रूप में प्रस्तुत हैं। यानी उसमें पूरी तरह से जो इनका वहाँ रहना हुआ और किस प्रकार से इनकी अवगत हुई, वहाँ रानी कैसे प्रभावित हुई इनसे, और फिर इन्हें अपने साथ किले में ही रहने का उन्होंने बंदोबस्त किया। फिर जब पता चलता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा हमला किया जा रहा है, युद्ध की शुरुआत होती है, तो युद्ध के वक्त रानी लक्ष्मीबाई को सबसे नज़दीक से देखने का अगर गौरव किन्हीं को प्राप्त था तो वो वरसईकर जी को प्राप्त था। तो ये सारी चीज़ें आप इस पाठ में महसूस करेंगे कि युद्ध के समय स्थिति वहाँ की कैसी होती है। यानी युद्ध में एक राजा की स्थिति, लड़ने वाले योद्धा की स्थिति और आम जनमानस की स्थिति कैसी थी उस समय। और यह कोई कहानी तो है नहीं जिसे कल्पना करके लिखा गया हो, यह आंखों देखी बात थी। यानी जैसा घटित हुआ उसी प्रकार का अपने बेहतरीन स्मृति के आधार पर इन्हें याद बहुत रहता था। तो ऐसी स्थिति में जो जो इन्होंने देखा था उसका अक्षरशः इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से उसका वर्णन यहाँ किया है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। चैत का महीना आन पहुंचा, गर्मी के झोंके लगने लगे। वसंत के जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु के राज्य स्थापित हुए। यह तो निश्चित हो चुका था कि झांसी में लड़ाई होगी, इसलिए कुछ सावधान नागरिक अपने औरत, बच्चों और धन दौलत को लेकर ग्वालियर चले गए। यानी कि यह वहाँ के आम जनता को कुछ न कुछ आभास हो गया था कि झांसी में अब लड़ाई छिड़ने वाली है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो आम नागरिक थे, औरत मर्द सभी लोग अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर यानी झांसी से बाहर कहीं और जाकर प्रवास करने लगे थे। इसका जिक्र लेखक कर रहे हैं। चैत बीता, बैशाख लगा। एक दिन शहर के दक्षिण की ओर मैदान में तंबू दिखाई पड़ने लगे और इधर उधर आग रोशनी भी दिखाई देती थी। सांझ के समय हम लोग किले के ऊंचे बुर्ज पर से देखने लगे तो शहर के चारों ओर जगह जगह पर तंबू गाड़कर पलटनें उतरी हुई दिखाई दी। चारों तरफ हलचल मच रही थी। चढ़ाई हो गई है, यह देखकर रात में बाई साहब खुद किले पर और शहर की दीवारों पर घूम घूम कर बंदोबस्त करने लगी। यानी जैसे ही वैशाख का समय आया था, शहर के दक्षिण की ओर जगह जगह मैदान पर तंबू दिखाई देने लगे थे। यानी अंग्रेज जो हैं वह शहर में प्रवेश कर चुके थे और वो तंबू अपने गाड़ने लगे थे, क्योंकि वहीं से युद्ध की शुरुआत वो करने वाले थे। ऐसी स्थिति में जब शहर में अंग्रेज़ों के आगमन की चर्चा इन्होंने सुनी, रानी ने सुनी थी, तो वह खुद किले पर जाकर और उन सभी जगहों का मुआयना करने लगी कि क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति कैसी है, और अपने तरफ से युद्ध की पूरी तरह से तैयारी ये करने में जुट गई थी। फाटकों के पास सिपाहियों की टुकड़ियां और उनके साथ एक एक बहादुर और भरोसे के सरदार नियुक्त कर दिए गए। दूसरे दिन सवेरे शहर की दीवार के पास मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेजों के 20-25 सवार दौड़ते हुए आए। किले के पश्चिम की तरफ आकर दीवार की तरफ बढ़ने लगे। वैसे ही हमारी तरफ के दक्ष और होशियार गोलंदाज ने तोप में पतीला रख दिया। 10-5 मरे, बाकी भाग गए। यानी इस युद्ध की शुरुआत इस तरह से होती है कि अंग्रेज तंबू गाड़कर खड़े हो गए हैं, लेकिन उन लोगों की सबसे पहली योजना यह रहती है कि किले पर धावा बोला जाए और उस पर विजय हासिल की जाए। तो जहाँ किले की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं सैनिक, अंग्रेज़ों के सैनिक, ऐसी स्थिति में किले पर ही जो तोप रखे हुए थे उन तोपों में पलीते लगा दिए गए और वहाँ गोले दाग दिए गए। कई लोग अंग्रेज मरे, कुछ लोग भाग खड़े हुए। तो इस अचानक हमले से वो घबरा से गए अंग्रेज़ों के सैनिक। 10-5 मरे, बाकी भाग गए। इस तरह पहले दिन अंग्रेजी फौज शहर के चारों तरफ मोर्चा बांधने का प्रयत्न करती थी, लेकिन हमारे गोलंदाज उनके चीथड़े उड़ाकर रख देते थे। दूसरे भी दिन
इसी तरह मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेज पिले थे, लेकिन मोर्चा न बांध सके। यानी 2 दिन के युद्ध की बात बता रहे हैं लेखक कि पहले दिन इन लोगों ने मोर्चा बांधने का प्रयास किया, किंतु हमारे सैनिकों के द्वारा इस प्रकार गोला दागा गया कि अंग्रेज वहाँ से भाग गए। फिर दूसरे दिन भी यही स्थिति हुई और दूसरे दिन के युद्ध में भी अंग्रेज वहाँ मोर्चा न बांध सके। शहर में जो बड़े बूढ़े लोग थे उन्हें यह मालूम था कि शहर या किले पर कहाँ से मोर्चा लागू होता है, लेकिन यह जानकारी भी बहुत थोड़े लोगों को थी। अंदर के षड्यंत्र के कारण कहो या बाहर ही अंग्रेजों को इस बात की जानकारी मिली, यह कहो तीसरे दिन अंग्रेज मौका समझ गए। फिर रात होने पर उन्होंने सब ठिकाने साध कर साधारण मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात रहे किले के पश्चिमी बाजू पर अंग्रेजों की दक्षिण तरफ की गरनाली तोप चलने लगी। यानी 2 दिन तो झांसी की रानी के जो सैनिक थे वह युद्ध में एक तरह से उन लोगों को प्रवेश नहीं करने दे रहे थे, लेकिन तीसरे दिन अंग्रेजों ने एक प्लान के तहत, एक योजना के तहत दक्षिण मोर्चे की तरफ से गोला दागना शुरू कर दिया, जिससे कि समस्या उत्पन्न हुई। इधर वायव्य दिशा की ओर भी तोप गोले बरसाने लगी, यानी वायव्य यानी उत्तर पश्चिम दिशा। शहर पर वार चलने लगी। यह देखकर बाई साहब को बड़ा दुख हुआ और निराशा की पहली सीढ़ी से उनका पैर लगा, परंतु वह जरा न डगमगाई। जगह जगह पर और अधिक बहादुर तैनात किए और स्वयं भी खाने पीने की चिंता छोड़कर किले और शहर की दीवारों पर खपने लगी। यानी जब किले पर हमले होने शुरू हुए तो जाहिर सी बात है रानी चिंतित होने लगी और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, लेकिन फिर अपनी पूरी हिम्मत के साथ और अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाती हुई वह इस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ एकदम सशक्त होकर तैयार थी और अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन भी कर रही थी। बीच बीच में जगह जगह पर और अधिक बहादुर तैनात किए गए और स्वयं भी खाने पीने की चिंता छोड़कर किले और शहर की दीवारों पर खपने लगी। शहर पर तोप के गोले शुरू होने से रैयत को बड़ा त्रास हुआ, यानी आम जनता को बहुत दिक्कत हुआ। एक आध गोला रास्ते में पड़ा तो फूटकर 10, 20, 50 को घायल करता और 10-5 मारे जाते। किसी घर पर पड़ा तो वह भस्म ही हो जाता था। उसके धक्के से आसपास के छोटे घर खंडहर होकर गिर पड़ते थे, आग लग जाती थी। यानी जब शहर पर अंग्रेज़ों ने गोले बरसाने शुरू किए तो उसका परिणाम ये हुआ कि शहर में जो रैयत यानी आम जनता जो थी, जो रह रही थी, उनको बड़ा परेशानी होनी शुरू हुई। यानी गोले जब पड़ते थे तो एक जगह गोला पड़ता था तो 8-10 लोगों की मौत हो जाती थी। किसी घर पर यदि कोई गोला पड़ा तो वह घर जलकर भस्म हो जाता था और उस गोले के गिरने के कारण अगल बगल के जो छोटे कमज़ोर घर थे वो गिर जाते थे। यानी शहर को बहुत नुकसान हो रहा था लगातार धीरे धीरे अंग्रेज़ों के इस प्रकार गोले बरसाने से। परंतु बाई साहब ने शहर में बम्बों का इंतज़ाम बड़ा अच्छा कर रखा था। यहाँ बम्बों से तात्पर्य है पानी भरने वाला बड़ा कनस्तर, जिससे कि उस आग को बुझाया जाता था। आग लगी नहीं कि बम्बे तुरंत बुझाते थे। शहर में धंधा रोजगार बिल्कुल बंद हो गया था। इधर उधर जाने आने से लोग घबराते थे। इधर बाई साहब ने भी अपनी तरफ से अंग्रेज़ों की ज़बरदस्त नाकाबंदी शुरू की। अंग्रेज़ों की तरफ के बहुत से लोग मारे गए। चौथे दिन दोपहर में अंग्रेज़ों ने किले की दक्षिण बुर्ज की तोप बंद कर दी। उस तोप पर कोई गोलंदाज टिक ही नहीं पाता था। लोगों में बड़ी हौलदिली फैल गई। हौलदिली का मतलब आतंक, और आतंक की मनोदशा फैल गई, यानी डर लगने लगा लोगों को। तभी पश्चिमी बुरूज वाले हमारे गोलंदाज ने
अपने मोर्चे की तोप दक्षिण की तरफ लगा दी। दूरबीन से बेचूक निशाना साधकर तोप में पलीता लगाया और तीसरे धमाके में ही अंग्रेजों के उत्तम गोलंदाज को ठंडा कर दिया। इस तरह दक्षिण की तोप फिर चालू करके उसने अंग्रेजों की तोप बंद कर दी। यानी चौथे दिन का जिक्र हो रहा है कि अंग्रेजों ने जो दक्षिण की तरफ लगी हुई तोप थी, इतने गोले बरसाए कि वहाँ पे कोई टिक ही नहीं पा रहा था, सब निराशा में भर गए थे। ऐसी स्थिति में परिस्थिति ये हुई कि दक्षिण के तरफ की तोप बंद होने लगी, लेकिन फिर एक बहादुर सैनिक, बहादुर गोलंदाज ने क्या किया कि पश्चिम की जो तोप थी उसको हटाकर दक्षिण की तरफ तोप लगा दी और फिर उससे तीसरे निशाने में ही अंग्रेज के उन तोप के ठिकानों को समाप्त कर दिया जिससे दक्षिण के तरफ लगातार हमले हो रहे थे। रात में शहर और किले पर गोले पड़ते थे। 50-60 शेर का गोला जब तोप से उड़ता था तो एक छोटी सी गेंद सा दिखाई देता था। ये लाल भड़के गोले रात्रि के अंधकार में गेंद की तरह इधर उधर आसमान में उड़ते हुए बड़े विचित्र लगते थे। दिन में सूर्य के प्रकाश में अप्रतिभ हो जाते थे, यानी उनकी आभा कम हो जाती थी। आदमी को ऐसा लगता था कि यह गोला मेरे ही ऊपर आकर पड़ेगा, लेकिन वह 700-800 कदम दूर जाकर फटता। दिन रात लगातार युद्ध होने से शहर जर्जर हो गया था। यानी बताया जा रहा है, लेखक बता रहे हैं कि जब वहाँ से गोले चलते थे, आसमान में जलता हुआ गोला आता था तो ऐसा लगता था जैसे रात में तो सूर्य की तरह लगता था, छोटा एकदम गेंद की तरह, और वह चमकता हुआ लाल एकदम आता था और शहर में पूरा गिरता था और चारों तरफ तबाही मचाते रहता था। आम लोगों को लगता था कि वह गोला मेरे ही ऊपर आ रहा है, लेकिन वह 700-800 मीटर दूर गिरता था। तो ऐसे प्रकार के इस प्रकार से लगातार गोले दागने से शहर पूरा नेस्त नाबूद हो गया था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। युद्ध की यह स्थिति थी। आप युद्ध की कल्पना करें कि युद्ध का क्या परिणाम होता है। और उस समय जबकि युद्ध करने के लिए उतनी विकसित सामग्री हमारे पास नहीं थी, लेकिन अभी भी मनुष्य जो है, मानव, युद्ध करने में बाज नहीं आता है, जबकि इतनी उन्नत मारक क्षमता वाली सारी चीज़ें इसके पास उपलब्ध है, फिर भी युद्ध क्यों। आप कल्पना करें कि जब उस समय की स्थिति ऐसी थी, अभी यदि युद्ध हो तो कैसी स्थिति होगी। इसीलिए युद्ध से हमें अवश्य रूप से बचना चाहिए और युद्ध न हो इस प्रकार की कोई स्थिति हमें देखनी चाहिए। दिन रात लगातार युद्ध होने से शहर जर्जर हो गया। 5वें-6ठे दिन भी इसी तरह युद्ध चलता रहा। कभी पहर 1.5 पहर तक बाई साहब की जय होकर अंग्रेज़ों का नाश होता था और उनकी तोपें बंद हो जाती थीं। फिर कभी अंग्रेज़ों की जीत होने लगती थी और हमारी पलटन घबराने लगती थी और तोपें बंद हो जाती थी। यानी युद्ध में हो यह रहा था कि कभी झांसी की रानी जो हैं लक्ष्मीबाई, इन तरफ के सैनिकों की जीत होती थी, इनके तोप लगातार गोले बरसाते थे और अंग्रेज़ों की तोप जो है वह थम जाती थी, रुक जाती थी और लगता था जैसे हमारी जीत हुई हो। फिर कभी ऐसा होता था कि उस तरफ से लगातार तोप से गोले गिरने लगते थे और हमारी तोपें शांत हो जाती थी। तो यह उठापटक लगातार चल रहा था। 7वें दिन सूर्यास्त के बाद पश्चिमी मार्च की तोप बंद हो गई। वहाँ कोई ठहर ही न पाता था और शत्रुओं की तोपों ने हमारा वह मोर्चा भी तोड़ डाला। यानी एक ऐसा मोर्चा जिससे कि वहाँ के जो गोले आते थे वह सुरक्षा प्रदान करता था हम लोगों को। तो 7वें दिन क्या हुआ कि पश्चिम की जो तोप थी वह बंद हो गई। उसकी लगातार इतने गोले दागे गए कि पश्चिम जो हमारा तोप चालू था वह बंद पड़ गया। वहाँ के मोर्चे टूट गए थे। रात में कुशल कारीगरों को चुपचाप बुर्ज पर चढ़ाया गया। ईंटें और गारा वगैरह नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए मनुष्यों की नसेनी सी खड़ी कर दी गई थी। यानी जो मोर्चा, पश्चिम का मोर्चा अंग्रेज़ों के गोले दागने से टूट गया था, उस मोर्चे को फिर से तैयार करने के लिए रात में ही
मिस्त्री और मजदूर सारे तैयार हो गए और लोग उसको बनाने के लिए इस प्रकार से काम में जुट गए जैसे मनुष्य की ही निसैनी। निसैनी का मतलब सीढ़ी होता है, बांस की सीढ़ी जिसे आपने देखा होगा। सीढ़ी सी तैयार हो गई और उस पे लोग रात में ही काम करने लगे। कारीगर भी बड़े चतुर और अपने काम में निपुण थे। दुश्मनों को आहट भी नहीं मिली और रातों रात मोर्चा बांधकर तोप चालू कर दी गई। उस समय अंग्रेज गाफिल पड़े थे, यानी वह उन्हें लग रहा था कि हमने पश्चिम मोर्चे पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर यहाँ के कुशल कारीगर और लोगों के मेहनत से पश्चिमी तोप को फिर से शुरू कर दिया गया उस मोर्चे को बनाकर। उनका बड़ा नुकसान हुआ। जब पश्चिमी तोप प्रारंभ हुआ तो अंग्रेज़ों को बड़ा नुकसान हुआ और पहर भर तक उनकी 2 तोपें बंद पड़ी रहीं। छात्रों, आज हम 7 दिन के युद्ध की पूरी कहानी को हम देख चुके हैं, किंतु अब समय हमारी ओर यह बताने को विवश है कि हम आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। फिर 8वें दिन के युद्ध के बाद क्या होता है, कैसे यह युद्ध, इसकी परिणति क्या होती है और यह युद्ध किस प्रकार आगे बढ़ता है, इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।